हाय स्टूडेंट्स, अभी मंडे वाली क्लास में रिपीट कर रहा हूँ। मंडे को हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स एंड टू पैरेलल स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तक जो आपने आर्टिकल किया है वो किया है एक चार्ज पार्टिकल वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर बेंड करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करवाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, बिकॉज उसमें कोई फोर्स ही लगता। और अगर चार्ज पार्टिकल थीटा डिग्री पे जाता है तो वो हेलिकल पाथ पे जाता है। ठीक है, तो दे आर थ्री केसेस, चार्ज वर्सेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज का टॉपिक है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, इस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स क्यों लगेगा? अभी तक पता था आपको कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस पर लगाता है एक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है क्या? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर करंट फ्लो हो रही है, इसका मीनिंग होता है कि इसके अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं। ठीक है, कौन से? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो इसका मीनिंग हो गया कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर मान लो ये कंडक्टर है तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन हर इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और सारे फोर्स का एडिशन नेट फोर्स होगा। क्योंकि सारे फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो स्केलर मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो आपको हम यही कर रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा। थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में। चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से रिप्लेस कर दिए E से, EVB साइन थीटा। दिस इज F। अब इस कंडक्टर के अंदर टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल n दिया है। स्मॉल n है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वन वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n। इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का? मान लीजिए ये कंडक्टर है तो एरिया क्रॉस सेक्शन को L से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? इस पूरे का वॉल्यूम। तो वन वॉल्यूम में है n इलेक्ट्रॉन्स, तो Al वॉल्यूम में कितने होंगे? ALN। तो ALN इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा है इतना, टोटल इलेक्ट्रॉन है इतने, तो टोटल फोर्स क्या होगा? दिस इनटू दिस। तो नेट फोर्स होगा EVB साइन थीटा इंटू ALN। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, I इज इक्वल टू NEAV। इसमें N भी है, E भी है, A भी है, V भी है। इनकी जगह I लिख दो, I और बचा हुआ यहाँ लिख दो IBL साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी? F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। याद रखना, एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं। जिन जिन फॉर्मूले में साइन थीटा आया है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, जिन जिन फॉर्मूले में कॉस थीटा आया है वो डॉट प्रोडक्ट से आया है और स्केलर से। जैसे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? PE कॉस थीटा माइनस PE कॉस थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? माइनस P डॉट E। ये डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि कॉस थीटा है और दूसरा एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर साइन थीटा आ रहा है। अब देखो फॉर्मूले में साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आना ही है। वैसे भी फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं,
क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर होगा और डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म हो गई, और इस वेक्टर फॉर्म से एक और इंफॉर्मेशन निकल के आ गई, फोर्स IL और B दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा 90 होगा। कब मिनिमम होगा? जब थीटा 0 और 180 होगा। थीटा 0 180 अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ ऐसे या ऐसे, तो फोर्स होगा 0। ठीक है, अब यही बात हम ऑफिशियली अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में स्टेट करंट कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, आप देखिए ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in uniform magnetic field। To find force on the current carrying conductor placed in uniform magnetic field, इसके लिए गिवन क्या है? गिवन है, और गिवन कैसे लिखते हैं मैं आपको ये बता दूं। मैं कैसे लिखता हूं, ऐसे आपको भी लिखना है, तो ट्रिक बता देता हूं, याद नहीं करना है आपको, फॉर्मूला बस देखना है क्या होता है। F = IBL साइन थीटा। तो किसमें क्या आया? I आया, B आया, L आया और थीटा आया। इन चारों को लिखना है, और बीच में स्मॉल n का यूज किया है उसको लिखना है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनको एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, लाइक दिस, लेट ए कंडक्टर कैरिंग करंट I, a conductor of length L carrying current I is placed in uniform magnetic field B at an angle theta। ठीक है, तो ये इसमें हमने L, I, B और थीटा डिफाइन कर दिया, स्मॉल n रह जाता है, एंड स्मॉल n इज द टोटल नंबर of electrons placed, total number of electrons per unit volume, per unit volume। ठीक है, फिगर L लेंथ, ये थीटा, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट फ्लो ये I, लिखना है पहले फोर्स, ये डेरिवेशन आ गया, दिस इज डेरिवेशन, फोर्स ऑन
one electron in this magnetic field. स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू बी, क्यू को ई करते हैं ई वी बी साइन थीटा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the L length of conductor is equal to AL into N। इसलिए नेट फोर्स on the conductor due to magnetic field is equal to force on one electron into total number of electrons। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था, ई वी बी साइन थीटा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ए एल एन। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी, इसलिए एफ इज इक्वल टू एन ई ए बी की जगह आई लिख देते हैं, तो बचा आई और बची हुई टर्म्स यहाँ लिख लो आई बी एल साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म। एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, इसमें अगर आपको मैक्सिमम फोर्स पूछा जा रहा है, मैक्सिमम फोर्स, तो थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 पे ही मैक्सिमम होता है। तो एफ इजिकल टू होगा आई बी एल, साइन 90 बने तो ये मैक्सिमम हो गया एफ मैक्स। और अगर मिनिमम पूछा जाता है, मिनिमम फोर्स, एफ मिनिमम इज इक्वल टू 0, बिकॉज थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो, साइन थीटा होता है 0। तो मिनिमम फोर्स 0 है और मैक्सिमम आई बी एल है। तो जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर रखा होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। तो ये फोर्स हो गया, आपने ये अच्छे से समझ लिया। प्रेजेंट ऐसे करना है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एल लेंथ का एक कंडक्टर है, स्टेट है, और सिर्फ उसकी एल लेंथ ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज्ड है। इसके अंदर कंडक्टर के अंदर ए एल एन इलेक्ट्रॉन्स है। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल है इसकी लेंथ, और स्मॉल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निकाला और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई करके इस टोटल इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगाया। तो टोटल अंडर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा वही इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स माना जाएगा। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ स्पेस यहाँ कर लेता हूँ। देखिए 2001 सीबीएसई 2001 में क्वेश्चन था, ए लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन विच सिचुएशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। दो पार्ट थे इसके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था।
तो ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 होगा और मिनिमम होगा जब थीटा 180 या 0 होगा, यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा हो मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स 0 होगा। एक क्वेश्चन था 2006 CBSE, derive and expression for the maximum force exerted by the state conductor of length L carrying current I kept in uniform magnetic field। अगेन डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन शो करना है और लास्ट में जाएगा IBL sin थीटा, तो थीटा की जगह 90 कर देना, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स का डेरिवेशन पूछ रहे हैं। तो थोड़ा घुमाया है इन्होंने डायरेक्ट फोर्स नहीं कहा, मैक्सिमम फोर्स निकालो और मैक्सिमम वाली कंडीशन पुट कर दो। थर्ड क्वेश्चन है, बस ओनली 3 क्वेश्चन है इस आर्टिकल में। ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I स्टेज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन मिड एयर in a region of uniform magnetic field B. The linear mass density of the wire is lambda. Obtain the magnitude of the magnetic field. देखो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L, इसको अगर मैं फ्री छोड़ दूं तो कहां आता है, ये नीचे फॉल हो रहा है, नीचे। क्यों? वेट की वजह से। तो अगर कहीं पे कोई भी मैकेनिज्म नहीं है तो हम उम्मीद करेंगे ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वायर अगर हम छोड़ दें तो वहीं पे सस्पेंडेड है, यानी वहीं पे रुका हुआ है, वहीं हवा में लटका हुआ है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब इस पे नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब एक फोर्स mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी हो। तो ऊपर फोर्स कौन सा होगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको F = IBL और mg को इक्वल करना है। यहां पे स्पेस में मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर सस्पेंशन of wire in mid-air, net force must be 0, यानी कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, IBL अपवर्ड होना चाहिए। इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मास के लिए इन्होंने दिया लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, दिस इज लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? m/l, यानी l लेंथ का मास m है तो 1 लेंथ का होगा m/l, और इसी को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो m हो गया लैम्डा इंटू l, m की जगह लैम्डा इंटू l रख दिया, g की जगह IBL, l से l कैंसिल हो गया, b आ गया लैम्डा g/i। ये आंसर है, ठीक है। अब जो आर्टिकल डिस्कस होगा ये आपको क्लियर हो गया। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस फोर्स F = IBL sin थीटा एंड इन द वेक्टर फॉर्म IL क्रॉस B, दैट्स ऑल। इसके बाद आता है टू स्ट्रेट, लॉन्ग एंड पैरेलल। 3 एडजेक्टिव है इसमें। स्ट्रेट है यानी कि कर्लिंग नहीं है, कहीं भी सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। लेंथ कितनी है? लेंथ है इसकी, लेंथ है परपेंडिकुलर, लेंथ है इसकी इनफाइनाइट, सॉरी लेंथ है इनफाइनाइट और एक दूसरे के पैरेलल है, इस टाइप से। दोनों में करंट फ्लो हो रही है I1 एंड I2, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें बस करंट पास हो रही है। तो ये दोनों फोर्स लगाते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन का, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्शन का, ठीक है। तो ये फोर्स जो लगाते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है, फोर्स लगता है, हमने स्टडी कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड में स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगता है, ये भी स्टडी कर लिया। बट यहाँ मैग्नेटिक
फील्ड में तो रखा ही नहीं है, ये दोनों इंडिविजुअली आइसोलेटेड रखे हुए हैं एक दूसरे के पास, आइसोलेटेड यानी किसी फील्ड में नहीं है। तो I1 I2 करंट फ्लो हो रही है। आपने वेरी फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था ऑर्स्टेड का कि व्हेनेवर देयर इज ए करंट देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो I1 की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। I2 वाला कंडक्टर I1 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एंड I1 कंडक्टर I2 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट भी फ्लो हो रही है। अब तो फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। देखो इसमें 2 लॉस लगेंगे, नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड और नंबर 2 फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर फोर्स। फॉर फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये लेफ्ट हैंड पे लगता है। एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रूल है। दो रूल याद रखना। तो को है क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड जब भी स्ट्रेट वायर की वजह से निकालनी है तो राइट हैंड का पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। थंब किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की। फिंगर्स पॉइंट की तरफ होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पाम, ठीक है, ये हो गया। दूसरा लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, FBI। इसमें थंब और इस फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को आप इस तरह रख लीजिए, तो ये जो थंब है ये होगा F, ये B और ये I, FBI। अमेरिका की जो सबसे बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी है जासूसी करने के लिए, वो है FBI, ठीक है। तो इसमें FBI, वहीं से नाम याद रखना है FBI का, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। इन दोनों को आपको अलाइन करना है अपने आप, ये जिस डायरेक्शन में आएगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखिए करंट ऊपर फ्लो हो रही है ये इधर की तरफ, क्योंकि ये वाला कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, थंब करंट की तरफ, फिंगर्स पॉइंट की तरफ, इनवर्ड। तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे। अब लेफ्ट हैंड पे आइए, FBI फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल। B किधर है, इनवर्ड, इधर आ जाता हूं मैं, B इनवर्ड है और I ऊपर है, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। तो मैं यहां पर फोर्स दिखाता हूं, ये इधर लग रहा है, ठीक है, सेकंड वायर पे फर्स्ट के थ्रू। अब सेम हमें यहां करना है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर रखा हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट हैंड, ये करंट फिंगर्स पॉइंट की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हुआ आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हुआ। दूसरा, अब यहां पे फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो B आउटवर्ड है और I किधर है, ऊपर, तो इसमें ऐसे कर दो, B आउटवर्ड हो गया और I ऊपर, तो फोर्स किधर आ रहा है, इधर, तो फोर्स लगेगा इधर। तो ये फर्स्ट वायर पे है जो सेकंड के थ्रू लग रहा है। तो आपने देखा ये दोनों फोर्स क्या है, अट्रैक्शन के, यानी जब भी करंट की डायरेक्शन सेम होगी दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर फोर्स की करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो I1 अगर ऐसे फ्लो हो रही हो तो ये रिपल्सिव होंगे। देखते हैं कैसे रिपल्सिव होंगे। तो इसके लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट की डायरेक्शन नीचे, फिंगर्स पॉइंट की तरफ, क्योंकि दूसरा वायर इधर की तरफ है, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट ऊपर है, फोर्स किधर होगा, लेफ्ट हैंड रूल पे आते हैं, FBI, B आउटवर्ड है, I है ऊपर, तो फोर्स क्या है, इधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो गई, सेकंड वायर पे फर्स्ट वायर के थ्रू।
ऐसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट हैंड पे आते हैं, राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मेरी तरफ। तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब फोर्स लगाते हैं एफ बी आई निकालने के लिए बी तो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए हम पाम रूल के थ्रू पहले बी निकालते हैं, फिर आई तो हमें दिया ही होता है, बी हमने निकाला, फिर एफ निकालते हैं। तो करंट किधर है, नीचे, आई नीचे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड किधर था इसका, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड था, तो बी है बाहर और आई किधर है, नीचे, आई नीचे, बी इधर, और फोर्स क्या हुआ, मेरी तरफ यानी इधर। तो फर्स्ट पे सेकंड के थ्रू दोनों फोर्स क्या है, रिवर्स से। तो जब करंट की डायरेक्शन हमने देखा अपोजिट है, तो फोर्स क्या लग रहा है, रिपल्स से। इससे पहले जब सेम डायरेक्शन थी तो अट्रैक्टिव। तो ये तो फैक्ट हो गया जिसको आपको याद रखना है कि whenever there are two parallel straight long conductors, these are the long का मीनिंग क्या होता है, infinitely long। तो when two infinite long straight conductor are placed close to each other, they exert some force onto the other conductor. When the direction of the current is same, then the force will be of attractive in nature, and if the direction of the current is opposite, the force will be repulsive in nature। ठीक है, अब इसी को हम फॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट को समझना होता है, डिस्कस करना होता है, उसके बाद फिर अगर एग्जाम में आता है, सीबीएसई बोर्ड में आता है, तो वहां आप कैसी प्रेजेंटेशन के साथ लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, यानी आप करना क्या चाहते हो। ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स between two long straight current carrying conductor। तो इसमें देखो कितनी सारी बात आ गई। लॉन्ग है यानी इनफाइनाइट लॉन्ग, उनकी लेंथ है इन्फिनिटी, बिल्कुल स्ट्रेट है यानी कि कर्ल नहीं है, कहीं भी सर्कुलर नहीं है, और उन दोनों में करंट भी हो रही है। इसके लिए गिवन क्या है, तो देखो जो फॉर्मूला आप देखोगे, फॉर्मूले में आता है म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2/r, और ये फॉर्मूला होता है F अपॉन एल का। F अपॉन एल कहाँ से आता है डिस्कस होगा अभी, बट इसमें क्या आ रहा है, F, L, I1, I2 और R। तो हमें 5 पैरामीटर्स एक सेंटेंस बना के लिखने हैं। दिस इज गिवन। तो लेट टू long straight conductors parallel conductors carrying current I1 and I2 be placed at R distance away। तो इसमें I1 I2 हो गया, R आ गया, ठीक है। F is force each conductor exerts on other
कंडक्टर्स। ठीक है, गिवन हो गया। अब आता है थ्योरी। इसमें थ्योरी लिख लो क्यों लगता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1820 में ये फैक्ट बताया था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field। Therefore, each conductor current carrying conductor is exerting current carrying conductor is placed in the magnetic field of other conductor। मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से, तो इसलिए हर कंडक्टर दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सिंस दे आर क्लोज्ड टू ईच अदर, so they apply magnetic force on other conductor if direction of currents are same, then force will be attractive in nature and if direction of currents are opposite, then force will be repulsive in nature। ठीक है, थ्योरी हो गई। फिगर एंड डेरिवेशन। फिगर ये ले लेते हैं, I1 और I2 दिखा दो, बीच में डिस्टेंस R। ठीक है, डेरिवेशन
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1। I1 का मैग्नेटिक फील्ड को V1 कह देंगे, I2 के B2 को, इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 2 I1 अपॉन R। ठीक है, फॉर्मूला हमने यूज किया है, इधर लिख देता हूं, फॉर्मूला यूज्ड B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसमें जब इनफाइनाइट लेंथ होती है और पॉइंट इज लाइंग समवेयर इन मिडल, तो φ1 φ2 90 90 हो जाते हैं, उसका 2 आ जाता है। तो म्यू अपॉन 4 इसका 2 आया, 2 I अपॉन ए की जगह मैंने यहाँ पे R लिया है बिकॉज यहाँ मैंने R यूज किया है। नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट I2। प्लेस्ड इन B1 मैग्नेटिक फील्ड। F होगा, किस पे लग रहा है, 2 पे निकालना है 1 के थ्रू। I कितनी करंट है, I2। B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, लेंथ कितनी है, L। I2 B1 कितना है, म्यू अपॉन 4 और 2 I1 अपॉन R इंटू L। I2 और I1 को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, फॉर्मूले की एक शेप आ जाएगी, 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। अब देखिए लेंथ है इन्फिनिटी, तो L का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, L इन्फिनिटी रखो, L को F के नीचे ले जाओ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 2 I1 I2 अपॉन R। ये हो गया फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर। अगर SI सिस्टम बात कर रहे हैं, अगर CGS में बात कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर पे। तो ये जो फॉर्मूला आया म्यू अपॉन 4 2 I1 I2 अपॉन R, ये ओनली 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पे, यानी यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन 2 टाइम्स आए, 2020 इस ईयर भी आया था। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा क्वेश्चन के लिए मैं यहां पे स्पेस बना लेता हूं। क्वेश्चन था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रही है, लेट से, डाटा मुझे याद नहीं है, डाटा मैं अपने मन से मान लेता हूं, लेट से 4 एम्पियर। इसके पास एक स्क्वायर रखा हुआ है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, वैल्यू लेट से 10 एम्पियर। इस स्क्वायर की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर यहाँ से 2 सेंटीमीटर अबे रखा हुआ है। तो इस स्क्वायर पर लगने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होगा। टॉर्क के बारे में हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूंगा। हालांकि टॉर्क 0 है, टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन फोर्स क्या होगा। अब आप देखो, को नाम दे देते हैं ABCD। तो AB वायर को देखो, AB वायर में करंट और इसमें करंट सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन का होगा, इस और इसमें अपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन का होगा। बट ये दोनों वायर पास में है, तो अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्शन का कम होगा। तो आपको क्या करना है, अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन करना है, तो क्या आएगा, नेट फोर्स आ जाएगा आपके पास। तो आपको लिखना है नेट फोर्स और डायरेक्शन कितनी है, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, आप सोचेंगे हमने ये और ये यानी कि BC और AD वाले वायर कंसीडर नहीं किए। रीजन है
इस पे जो फोर्स लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ऊपर की तरफ, और इस पे सेंटर ऑफ मास पे नीचे की तरफ। तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन हम देखेंगे मैच करती हैं, यानी ये दोनों फोर्स हमेशा कैंसिल करेंगे, तो इनका रोल नहीं है। जब भी हम इस स्क्वायर पर, इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर फोर्स निकालेंगे तो ये दोनों वायर रोल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज इन पे लगने वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ गए। इसमें BC और CAD को छोड़ दो, इनके फोर्स काम नहीं आने वाले, कैंसिल हो जाएंगे। BA और CD, AB और जो मेन वायर है वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, बिकॉज डायरेक्शन सेम है, और इसमें रिपल्शन का होगा। तो अट्रैक्शन का फोर्स अगर निकालें, F अट्रैक्टिव 80 लिख देता हूँ, फॉर्मूला μ/4π 2I1 I2/R। ठीक है, और ये फोर्स अपॉन लेंथ का आता, तो लास्ट में लेंथ से मल्टीप्लाई भी करना होगा। आपसे ये एरर होगी, इसलिए मैं अभी L छुटा रहा हूँ। इसमें देखिए μ/4π 10⁻⁻7, 2 I1 है 4, I2 है 10 अपॉन R, डिस्टेंस से 2 सेंटीमीटर, इससे 2 × 10⁻² मीटर ये फोर्स हो गया। तो जब भी ये फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, ये जो फॉर्मूला आया ये सिर्फ यूनिट लेंथ के लिए आया, बट कि इसकी पूरी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो हमें 6 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब इसकी पूरी लेंथ पे फोर्स आएगा। यहाँ पे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो जल्दीबाजी में सिर्फ इतना फॉर्मूला लिख के आते हैं और पूरा कि पूरा गलत है, पूरी मेहनत बेकार जाती है। इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि लेंथ से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। तो लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो इंटू 6 × 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, -2 माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, एक 10 है, 10⁻⁻6 कर दो, बच्चा 4 और 6 24 कर देते हैं इसे, इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, न्यूटन। ये वाला जो फॉर्मूला था ये न्यूटन पर मीटर का था, यहाँ मैंने न्यूटन लिखा है क्योंकि L से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही F रिपल्सिव वाला फोर्स क्या होगा, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10, और डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 8 × 10⁻⁻2। इसकी पूरी लेंथ कितनी है 10, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻2 से भी कर दो, -2 -2 काट देते हैं, 2 4 जा 8, 8 से 8 काट देते हैं, तो ये हो गया 10 × 10 100। ठीक है, तो इसको एक 10 है तो क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻6 है तो -6 में रखने के लिए, तो T होगा 10 × 10⁻⁻6, तो ये हो गया 10 × 10⁻⁻6 न्यूटन। अब आप देखेंगे ये है F रिपल्सिव, 10 × 10⁻⁻6 है, और अट्रैक्टिव है 24 × 10⁻⁻6। अट्रैक्टिव ज़्यादा है, आना भी था क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है। तो नेट फोर्स क्या होगा, -10 14 × 10⁻⁻6 न्यूटन ऑन डायरेक्शन अट्रैक्टिव। ये इसका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ये 2020 में आया था आपका। ठीक है, तो एक तो ये हो गया 2020 में, और भी इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखिए, ये अब मैं मिटा देता हूं सारा, इसमें मुझे स्पेस चाहिए है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, ए लूजली वूंड हेलिक्स made of stiff metal wire is mounted vertically with its lower end just touching the mercury in a dish. When the current from a battery starts flowing through metal wire, it starts oscillatory motion. Explain. क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक बाउल है, इसमें मरकरी भरा हुआ है, यहाँ ऊपर तक मरकरी है Hg. Mercury is the only metal which is found in liquid state and at STP, standard temperature and pressure या normal temperature pressure. इसमें एक वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्रिंग रखी है और इसका ऊपर वाला पार्ट जस्ट टच कर रहा है। यहाँ पे करंट फ्लो करने का अरेंजमेंट किया गया है, एक की लगा देते हैं। जैसे की को प्रेस करते हैं करंट फ्लो होनी स्टार्ट होती है, तो इसमें आप देखोगे करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। जो 2 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स हैं उनको आप देखो, एक ऐसा है सर्कुलर फॉर्म में, एक ऐसा सर्कुलर फॉर्म में, तो इस करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें भी सेम होगी। तो सेम डायरेक्शन में करंट अगर होती है तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो हर स्पाइरल दूसरे नीचे वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्मॉलर, छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और उसकी वजह से जब ये श्रिंक होगी तो ये टच छूट जाएगा, क्योंकि जस्ट टच कर रहा है। जैसे टच छूटा सर्किट हो गया, ब्रेक, करंट हो गई जीरो, करंट का मैग्नेटिक जीरो, उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स भी जीरो। तो अब ये अपने नॉर्मल लेंथ में आएगी और फिर से टच करेगी। जैसी टच करेगी करंट फिर से फ्लो हो गई, करंट फ्लो हो गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अट्रैक्शन का फोर्स आ गया, अट्रैक्शन का फोर्स आ गया, फिर से कांटेक्ट हो गई, कांटेक्ट हो गई, फिर से टच छूट गया, टच छूट गया, करंट जीरो। तो ये बार बार करंट जीरो और ऑन ऑफ होता रहेगा, सर्किट ऑन ऑटोमेटिक। क्या करेगा, रिजल्ट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्यों कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर हैंगिंग फ्रीली इफ दे आर कनेक्टेड बैटरी इन सीरीज इन पैरेलल। 2 क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन देयर पोजीशन। क्या होगा, देखो इसमें ये दोनों वायर हैं, अगर मैं सीरीज में कन्वर्ट करूं, सीरीज में क्या चीज सेम होती है, करंट, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, यहां सेल लगा दो करंट के लिए, तो करंट ऐसे आएगी, वायर ए बी और सी डी है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये और ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर को कंसीडर नहीं करते हैं until unless it is not स्पेशली स्टेटेड इन द क्वेश्चन itself। सो बी डी और ए सी को छोड़ दो, ए बी और सी डी में करंट देख रहे हो, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्स। अगर इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट करें, देखिए पैरेलल में कैसे होंगे, अब ये दोनों पैरेलल, यहां से करंट आएगी आई, और दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगी, I/2 दोनों में रेजिस्टेंस सेम मान के चल रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ पे दोनों करंट इकट्ठी होकर फिर से बनाएंगी I और फ्लो होंगी। तो अब पैरेलल में कनेक्ट जब है तो दोनों में डायरेक्शन क्या है करंट की, सेम, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अट्रैक्शन रिपल्शन को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूछ लिया है बोर्ड वालों ने, कि सीरीज और पैरेलल का नाम दे दिए। तो सीरीज में जब भी अरेंज करोगे तो करंट को अपोजिट आना ही आना पड़ेगा, और पैरेलल में सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए हेलिकल स्प्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम एंड ए वेरी स्मॉल वेट इज अटैच्ड टू इट, व्हाट विल बी हैपन टू द स्प्रिंग व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। आपने देखा होगा कई बार स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर वाला होता है तो स्प्रिंग बैलेंस लाता है, उससे आप अपने एलपीजी गैस सिलेंडर का वेट लेते हैं। तो ये ऐसी ही स्प्रिंग की कहानी है, यहाँ से कोई वेट लटका हुआ है और इसका जो
पॉइंटर है वो यहाँ पे कोई स्केल है उसकी तरफ इंडिकेशन कर रहा है। जैसे ही करंट पास करेंगे तो अगेन स्पाइरल श्रिंक होंगे तो ये वाला पॉइंटर ऊपर चलाएगा, तो अब रीडिंग क्या शो करेगा, कम शो करेगा। ठीक है, तो ये तो इन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक दे दी। जो लोग वेट की चोरी करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो करंट पास करके चुपके से एक स्विच लगा लें, करंट पास करेंगे, अपने आप ही थोड़ी ऊपर आ जाएगी और वेट कम आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल था, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही था। इफ द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज F, if the current in each conductor is doubled, what is the value of the force between them? अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में करंट की वैल्यू डबल कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। बिकॉज जितने भी ऐसे क्वेश्चन है उसके लिए फॉर्मूला इतना जरूरी है, म्यू अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, ठीक है, इनटू L। I1 I2 को डबल कर रहे हैं। अब मान लो फोर्स है F1, म्यू अपॉन 4 पाई 2 इंटू 2I1 इंटू 2I2, L और R उतना ही है, तो 2 इंटू 2 4 एक्स्ट्रा आ गया। तो बाकी इसको F को F1 में डिवाइड कर दो, तो F अपॉन F1 कितना आएगा, सब कुछ कट के 1 अपॉन 4, तो F1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4F, तो 4 टाइम्स F हो जाएगा। तो करंट अगर दोनों वायर में डबल करेंगे तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स डबल नहीं, टेट्रा यानी 4 टाइम्स। CBSE 2000 में क्वेश्चन था, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसे ही करना है, आप ओम्स लॉ वाला 1 एम्पियर मत लगाना। ये है F, क्या है, F इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, F अपॉन L का फॉर्मूला। I1 I2 और R तीनों की जगह 1 लिख दो, तो F अपॉन L क्या आएगा, 10 की पावर -7 इंटू 2 न्यूटन पर मीटर। यहां से डेफिनेशन तैयार हो गई। क्या डेफिनेशन बनी, वन एम्पियर वो करंट है जो 2 स्ट्रेट लॉन्ग पैरेलल वायर्स में फ्लो होती है, तो उनके बीच में 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स डेवलप करती है। फोर्स के आगे छोटा ब्रैकेट लगा के लिख देना, अट्रैक्शन या रिपल्शन। सो डेफिनेशन इज रेडी, इट्स क्वाइट सिंपल टू रन। 1 ampere is the current which produces 2 into 10 की power -7 Newton per meter force when flows to long straight parallel wires placed at unit distance। तो आपने डिस्टेंस को यूनिट बताना है, करंट को 1 बताना है, तब जाके ये 2 into 10 की पावर -7 आएगा और ये डेफिनेशन 1 एम्पियर की डिफाइंड हो गई। 1 एम्पियर इज the current which produces 2 into 10 की power -4 Newton per meter force when flows to through 2 straight parallel conductors placed at unit distance। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। लास्ट क्वेश्चन CBSE 2004 में आया था, 2 long parallel straight wires A and Y separated by a distance 5 cm in air carrying current and 5 respect in opposite direction, calculate direction and magnitude of force on a 20 cm length of the wire। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है।
ये ही फॉर्मूला है। तो इसमें फोर्स पूछा है और लेंथ दी हुई है, तो एल को मैं वहां ले आ रहा हूं, तो फॉर्मूला हो गया जो हम यूज करेंगे F इजिकल टू म्यू अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू एल। इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस R दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। करंट I1 I2 दे रखे हैं 10 एंड 5, I1 10 एम्पियर, I2 5 एम्पियर। कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। एल दिया हुआ है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई आर है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। कैंसिल कर दिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 1 0, 10 की पावर 2 यहाँ पे एडजस्ट में 10 की पावर माइनस 5 कर दीजिएगा, तो इसके 0 को हटा दीजिए, 2 और 2 4, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन फोर्स आ गया। ये आंसर आ गया आपका। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो होगा करंट कैरिंग कॉइल पर लगने वाला टॉर्क। मीनिंग क्या हुआ? अभी तक आपने देखा जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस पर लगता है फोर्स। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर लगते हैं तो उस पर लगता है फोर्स। लेकिन अगर करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं तो उस पर लगता है टॉर्क, और वो घूमने लगती है। फैन इसी से तो बना है, ठीक है। एक कॉइल, यहाँ खूब सारी कॉइल होती हैं, उसमें करंट पास करते हैं, घूमने लगती है। उसमें ब्लेड्स लगा दिए, वो भी घूमने लगे, उसमें क्या हुई, वो हवाएं लगी, फैन बन गया। तो जितने भी करंट फ्लो करने पर घूमती हैं चीज़ें वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसमें अगेन टॉपिक कवर हो गए हैं, स्टेट करंट कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस पे लगने वाला फोर्स, एंड द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्टेट पैरेलल कंडक्टर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, उस पे फोर्स। इसमें पर यूनिट लेंथ का स्पेशल ध्यान रखना, और इसके साथ ही हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, ठीक है। दैट्स ऑल।